आज कोई भी गुंडा प्रदेश में सर उठाने की कोशिश करता है, उसको दबा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। देश की जनता का विश्वास है कि हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में सुरक्षित है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हूँ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि लगभग हर जिले में छोटा बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मेरी सरकार गांव गरीब किसान मजदूर के लिए समर्पित है। जहां गांव में मैं जन्मी थी 9 किलोमीटर कोई सड़क नहीं थी। पीड़ा क्या होती है, गरीब के दर्द क्या होता है, वो मैंने महसूस किया है, जिया है उसमें कि प्रधानमंत्री कैसा होता है, सांसद कैसा होता है, ये भी नहीं जानते थे हम लोग। जहाँ मेडिकल सुविधा होती है वहाँ स्वास्थ्य की सुविधा अपने आप मजबूत हो जाती है। तो हमने गाँव को फोकस करके काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो मोदी मंत्रिमंडल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेत्री हैं। 2014 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत रही थी। वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। फतेहपुर से लोकसभा सांसद हैं। अर्धकुंभ 2019 में महामंडलेश्वर थीं। निरंजन ज्योति, जिन्हें आमतौर पर साध्वी निरंजन ज्योति के नाम से जाना जाता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। आपका मंत्रालय बेहद खास है क्योंकि सरकार का जो मोटिव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर भरोसा है। और साध्वी जी, गांवों में आपने गांवों को बहुत करीब से देखा है और सब सारी चीज़ें हैं। तो गांवों के विकास को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप किस तरह से देखती हैं? ये बड़ी जिम्मेदारी आपको मोदी मंत्रिमंडल में दी गई है, इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? देखिए, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, शपथ लेते ही उन्होंने कहा था मेरी सरकार गांव गरीब किसान मजदूर के लिए समर्पित है जी। 2014 से उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। 2019 में मैं इस ग्रामीण विकास मंत्रालय में आई हूँ। मैं बहुत नज़दीक, आप करें नज़दीक से गांव को देखा है, मैंने नज़दीक से गांव में जिया है जी। देखना और जीने में फ़र्क होता है कि गरीब की पीड़ा क्या होती है, गरीब के दर्द क्या होता है, वो मैंने महसूस किया है, जिया है उसमें जी। तो ये सरकार जब से बनी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तब से गाँव के लिए फोकस किया है। और आप देख रहे हैं कि पहले कभी कभार एक आध इंदिरा आवास के नाम से पहुंचता था, लोग उसके घर को देखने जाते थे जी। आज किसी भी गांव में निकल जाएंगे तो हर मोहल्ले में आपको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर गरीब को हम पक्की छत देंगे और उस दिशा पर सरकार काम कर रही है जी। आवास दे रही है। और वो आवास अकेले नहीं है, उसके घर में लाइट भी जल रही है। लाइट अकेले नहीं जल रही, उसके घर में शौचालय भी है, उसके घर में गैस कनेक्शन भी है। तो ये जो सुविधाएं हैं ये गांव के लिए हमारी सरकार ने फोकस किया है और लगभग ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से ही संबंधित हैं। और मुझे संतोष इस बात का है कि जब से हम इस मंत्रालय में आए, मेरे कैबिनेट आदरणीय नरेंद्र तोमर जी हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं और इस विषय पर उनका भी बहुत फोकस रहता है। तो मेरा तो मानना ये है कि जिस तेज़ गति से ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे विद्युत का हो, मकानों का हो, आवास का हो, सड़कों का, किसी का हो, सपोज जिस तेज गति से 14 से इधर काम हुआ, शायद इतना पहले से हुआ होता तो आज कोई बिना छत का नहीं होता, उसके पक्की छत होती जी। और मुझे एक घटना याद आती है। मैं 87 की सन्यासी बन चुकी थी जी। और हम लोग मौदाहा से हमीरपुर के लिए आ रहे थे। तब तो कोई साधन था नहीं जी। बस में या टेम्पो में, 3 व्हीलर में हम लोग ऐसे ही चलते थे, अपना बैग लिए और चलते थे जी। तो हमें जानकारी मिली कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सुमेरपुर में आ रही हैं। हमीरपुर ज़िले का ब्लॉक है सुमेरपुर जी। तो हमें लगा कि भारत की प्रधानमंत्री, हमने सुना देखा तो था नहीं कि प्रधानमंत्री कैसा होता है, सांसद कैसा होता है, ये भी नहीं जानते थे हम लोग। हमने कहा सुनना चाहिए। हम लोग रोड में खड़े होकर उनके भाषण को सुना और उनका भाषण एक ही था कि हम गरीबों की गरीबी दूर करेंगे जी। गरीबों को पक्का छत देंगे जी। उस समय मुझे विश्वास हुआ कि अब मैं तो घर से निकल आई हूँ जी, लेकिन मेरे पिता को पक्का घर जरूर मिलेगा जी। मेरे पिता फोड़ा चलाने वाले
थे, काम करते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे जी। जब इंदिरा गांधी का ये वाक्य सुना जी। तो मुझे लगा कि अब मैं तो सन्यासी हो गई हूँ, लेकिन अब मेरे परिवार के लोग मजबूत हो जाएंगे जी। लेकिन बड़े विडम्बना है कि ये नारा सुनते सुनते 14 तक हम लोग सुनते रहे जी। अटल जी ने काम करना शुरू किया था, प्रधानमंत्री सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये अटल जी ने शुरू किया था। फिर उसके बाद 10 साल बिल्कुल ठप हो गए। जी। जब 14 में आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, हम लोग सरकार में शामिल हुए। वो काम, वो नारा अब सार्थक हो रहा है कि गरीब को उम्मीद जगी है कि हर के घर में पानी होगा, छत होगी। ये शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी। जी। ग्रामीण अंचल में बहुत दिक्कतें थी। जहाँ गांव में मैं जन्मी थी 9 किलोमीटर कोई सड़क नहीं थी। बरसात के सीजन में कोई बीमार हो जाता, 4 लोग उसको चारपाई में लाद के ले जाते थे। जी। लेकिन मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद दूंगी, जब उनकी सरकार बनी तब मेरे गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना से रोड बन पाया। मैं हमीरपुर में MLA चुनाव लड़ी थी 2002 में जी। पहल करके सड़क बनी। अब तो मैं उसी मंत्रालय में हूँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय में ही है। महिलाओं का जो समूह काम कर रहा है वो भी मेरे मन। और आपने देखा कि कोरोना काल में जो समूह की बहनें हैं जी। उन बहनों ने बहुत काम किया, सैनिटाइजर बनाया, मास्क बनाया, दीदी किचन चलाया। जी। कोरोना काल में वो हमारे मंत्रालय से संबंधित है। कोरोना काल में आपने देखा कि जब प्रवासी मजदूर अपने घरों को आए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज लागू करके गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मनरेगा में काम दिया, मुफ्त में अनाज दिया, अभी भी दे रही, नवंबर तक दे रही सरकार। तो ग्रामीण क्षेत्रों का फोकस। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी काम किया, साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 तक सिर्फ पूरे प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज थे जी। और वो संचालित नहीं थे, कुछ ही संचालित थे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हूँ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, कि लगभग हर जिले में छोटा बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है जी। मेरे ज़िले में तो इस साल एडमिशन भी बच्चों के शुरू हो रहे हैं जी। जहाँ मेडिकल सुविधा होती है वहाँ स्वास्थ्य की सुविधा अपने आप मजबूत हो जाती है। जनसंख्या बढ़ती रही, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा काम नहीं हुआ था। इस 2014 के बाद बहुत तेज़ी से काम हुआ है और उसका परिणाम आपने देखा कि जो महामारी अज्ञात थी, हमें जानकारी नहीं थी, वो महामारी एकदम आई जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, PPE किट नहीं, मास्क नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विवेक से लॉकडाउन करके सारे संसाधन जुटाए और उसको विजय प्राप्त किया। और ये दूसरी जो लहर है, इसमें तो सब एकदम हतप्रत रह गए थे, ऑक्सीजन की मांग बढ़ी जी। लेकिन बहुत तेज़ गति से उसको कंट्रोल किया सरकार ने। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जहाँ बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है जी, उस प्रदेश में मुझे लग रहा है सबसे पहले कोरोना पर कंट्रोल हुआ है जी। तो हमने गांव को फोकस करके काम किया। अब हम विकासशील से विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार में लगातार गांव को स्मार्ट बनाने के लिए कामकाज किया जा रहा है, ये सब तमाम चीज़ें, उसका जिक्र लगातार किया जाता है। आपका विभाग उस पर भी काम कर रहा है, लेकिन गांव के अब भी तमाम वो हिस्से हैं जहां जिनका मेन ये होता है कि बस खाली पढ़ाई, कमाई और दवाई, इसका भी अभाव देखा जाता है। इतना ही नहीं, कुछ गांवों की दशा तो यहाँ तक है कि रोटी, कपड़ा और मकान, यानी जो 3 ज़रूरत की, बेहद ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं, उनके लिए भी खासा संघर्ष उनको करना पड़ता है। तो ये यानी योजनाएं तो आप लोग ला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रही है। मैंने पहले प्रधानमंत्री जी को कहा कि उन्होंने पहले फोकस किया गांव के लिए जी। एक व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा है, फूस की झोपड़ी में रह रहा है, बरसात का सीजन आता, वो पहले फूस जुटाता, फिर बनाता, फिर रहता, फिर पता नहीं कि उस घर में पानी से बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा जी। सरकार ने ये फोकस किया कि कम से कम उसको मकान बनाने से तो छुटकारा मिला ना, उसको राशन मिल रहा है जी। उसको गैस सिलेंडर मिल रहा है, उसको घर में लाइट पहुंच गई। गैस सिलेंडर तो आपने दे दिया। देखिए दो बातें है ना जी। जो व्यक्ति घर के लिए तरस रहा था, लाइट के लिए तरस रहा था, गैस के लिए तरस रहा था जी।
मनरेगा से उसको काम मिल रहा है। यदि वो 2 बीघा 1 बीघे वाला गरीब आदमी, उसके खाते में 6,000 रुपये साल में जा रहा है जी। उसी परिवार में यदि वृद्धा महिला है तो उसको पेंशन मिल रही है, वृद्धा पुरुष है उसको पेंशन मिल रही है। और यदि वो मजदूरी करता है, मजदूरी में वो रजिस्ट्रेशन करवाए हुए है, तो उसको बच्ची के लिए 60,000 रुपये शादी के लिए मिल रहे हैं। ये करना पड़ेगा। सरकार ने योजना बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन जनता के लिए भी हम सब आप लोग मिलकर के जागरूक जरूर करना पड़ेगा। जी मैम, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोदी सरकार की योजनाएं गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती हैं, बशर्ते उन योजनाओं को ग्रामीण, वही मेन मोटिव यही है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे कैसे। बिचौलियों की बड़ी भूमिका बन जाती है। अगर मान लीजिए जैसे आप अब यहाँ से परियोजनाएं लागू कर रही हैं, गाँवों तक जा रही, गाँव का प्रधान उसको टकार जा रहा है, कुछ इस तरह का जो ये सिस्टम बन जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कसम देखिए, आवास का पैसा लाभार्थी के खाते में गया जी, शौचालय का पैसा लाभार्थी के खाते में गया जी, गैस सिलेंडर में कहीं भी कोई बिचौलिया नहीं था, लाइट पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत उसके घर में पहुंची जी, मनरेगा में सीधे उसके खाते में पैसा पहुंच रहा है जी। तो ये आज के गांव के लोग भी जागरूक हैं। ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं, अपने अधिकार को लेना जानते हैं जी। और जब आदमी लेना जान जाता है तो फिर बीच के बिचौलिए अपने आप खत्म हो जाते हैं। और यही सरकार ने चाहा है कि ये जो खातों में सीधे पैसा जाने काम किया, तो ये बीच का जो बिचौलिया लेने वाला था वो खत्म हो गए। और दूसरा ये कि अभी आपने देखा कि लोग मजाक उड़ाते थे जनधन खातों का क्या होगा, लेकिन अभी कोरोना काल में आप देखा कि जितने भी खाते थे सब खातों में पैसा गया जी। हाल ही में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव खत्म हुआ। 75 में से 67 सीटों में से 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी को नीतियों का श्रेय दिया, सारा सब कुछ सराहना किया, ये सब सारी चीज़ें हो गई। इस जीत का श्रेय अगर आप मानती हैं तो आप किसको देना चाहेंगे कि ये पूरा जो है इसके पीछे की वजह, खास वजह क्या रही, और आगे के लिए जब आगामी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है अगले साल, तो उसको लेकर किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? यानी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, क्या यही प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रह पाएगा? देखिए, ये चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है, क्योंकि हमने सपा का शासन भी देखा है। उनके समय जो सदस्य चुने जाते थे उनके घर में पुलिस पहुंच जाती थी। हमने किसी को नामांकन करने से नहीं रोका। हमारे प्रत्याशियों ने नामांकन किया, विजय श्री मिली। और ये विश्वास जनता का है, क्योंकि कहीं ना कहीं सदस्यों को जनता चुनती है। सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष को चुना है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। अगर गठबंधन की कंडीशन बहुमत से ज्यादा आएगी। गठबंधन की जो गठबंधन में है तो वो तो रहेंगे ही जी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्या और आप देखिए ना, लोग सहमे रहते थे इसी प्रदेश में। एक भी कोई दंगा बता दीजिए कि बड़ा कोई दंगा हुआ हो प्रदेश में, नहीं। आपने देखा मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश की सरकार में मुजफ्फरनगर किस तरह से जला था, और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही थी। आज कोई भी गुंडा प्रदेश में सर उठाने की कोशिश करता है, उसको दबा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। जनता को विश्वास है कि आज कम से कम एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके नेतृत्व में हम कम से कम आराम से तो रह रहे हैं। विकास भी हो रहा है। लाइट आज देख लीजिए, सपा की सरकार के समय देखिए, लोग एक हफ्ता देखते थे कि रात में आएगी, एक हफ्ता दिन में आएगी, और उसमें भी 7 घंटे आएगी, तो 7 घंटे में कितनी बार कटौती होगी। आज लाइट की किल्लत नहीं। किसान को लाइट समय से चाहिए, किसान को खाद समय से चाहिए, किसान को बीज समय से चाहिए, तो वो सब कुछ मिल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि लगातार आप तीसरी बार फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएंगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो ऐसा क्या खास रहा जिसकी वजह से देश की जनता फिर से लगातार तीसरी बार बीजेपी पर भरोसा जता सके? एक चीज़ ये भी इसी के साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा कि पेट्रोल की दिनों दिन आप देख रही होंगी कि दिनों दिन कीमत बढ़ती जा रही है। महंगाई से आपका मध्यम वर्ग जो है वो अब इस कंडीशन में पहुंच रहा है धीरे धीरे कि अब मतलब हम लोग कई जगहों पे हम लोगों ने सर्वे किया तो उसमें लोगों का ये कहना है कि यही कंडीशन रही तो अब तो बहुत जल्दी ही ये सब बाइक और कार इन सब को रख कर जो या तो इलेक्ट्रिक और या तो साइकिल से सब सारा चीज़ें करना पड़ेगा। तो इस पर आपने 24 का सवाल उठाया। मैं तो क्योंकि ग्रामीण इलाके से आती हूँ, और ग्रामीण इलाकों में जो लोगों की मानसिकता है उन लोगों को यही मानसिकता है कि कम से कम
हम लोगों के लिए कोई प्रधानमंत्री हुआ जिसने चिंता की और देश की सीमाओं की चिंता की। दोनों विषय हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, दोनों पर देश निर्भर रहता है और दोनों पर माननीय प्रधानमंत्री जी खरे उतरे, हमारी सरकार खरी उतरी है। दोनों में हम कामयाबी हासिल किए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तेज गति से आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा देश, सारे विश्व के लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि कोरोना जैसे संकट से भारत उभर कैसे रहा है। ये भी एक छोटी मोटी बहुत चीज़ें होती हैं, उसके साथ साथ ये भी राष्ट्रीय मुद्दा होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि कुछ बातें होंगी जिनको अच्छा लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन देश की जनता का विश्वास है कि हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में सुरक्षित है। महंगाई वाला सिस्टम, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए कुछ नीतियां बन रही हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा इस पे। देखिए, सरकार पूरा फोकस कर रही है और ये महामारी आई, आपने देखा कि इस महामारी ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है जी। जिस 1.5 साल से पूरा देश जूझ रहा हो, उसके बावजूद भी गरीब को भूखों नहीं मरने दिया, गरीब को समय पर अनाज दिया, गरीब को समय पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मिल रही हैं। तो मुझे लग रहा है कोरोना के समय पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है कि कोई व्यक्ति काम ना हो, उसके कारण भूखों नहीं मरना चाहिए, उसको सुविधा मिलनी चाहिए। NBC हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थी हमारे साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।